सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज जारी की है और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी जारी की गई है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये तो मेडिकल स्पेशलिस्ट का हो गया, मेडिकल विशेषज्ञ। इसके अलावा यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। फिर यहाँ पे आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनाकोलॉजी की जारी किया गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिक्स के लिए है। फिर यहाँ पर शल्य क्रिया विशेषज्ञ सर्जरी स्पेशलिस्ट हो गया। फिर यहाँ पे हो गया आपका निश्चेतना विशेषज्ञ एनेस्थीसिया। तो ये सारे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और ये वैकेंसीज मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखा जाए तो ये सभी जो पोस्ट हैं ये क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की हैं। जैसे कि आप लोग एमबीबीएस करने के बाद जो मेडिकल ऑफिसर बनते हैं वो मेडिकल ऑफिसर क्लास 2 में आता है, लेकिन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी होती है वो क्लास 1 में आती है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण डेट्स हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पहली तो सबसे महत्वपूर्ण डेट ये है कि आपको फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी शुरू हो रही है 13 अगस्त से। 13 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे दोपहर 12 बजे से और ये फॉर्म 12 सितंबर तक भरे जाएंगे और 12 सितंबर में भी दोपहर 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ये टाइम ड्यूरेशन तो अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत दिनों बाद फॉर्म भरे जाएंगे, आराम से भरेंगे। देखिए, यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आपको ज़रूरत होगी यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो मेडिकल काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब जिस स्टेट में भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से आपको फिर एनओसी लेना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये यदि आप इस जॉब को चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप ये सोचो कि नहीं नहीं वहीं की मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अभी लिए रहेंगे और जब सिलेक्शन हो जाएगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म भरने के पहले आपके पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और इसमें भी पिछले सालों में जो पिछले इंटरव्यूज़ हुए हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के, बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्शन होने की मेन वजह ये भी थी, है ना। तो इसलिए आप इसको विशेष तौर पे ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसलिए जो टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें आप प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस करवा सकते हैं। यदि आप स्टेट के बाहर के हैं, यदि मध्य प्रदेश के हैं और आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तो 12/9 है। फिर आपको प्रॉपर तरीके से ये हार्ड कॉपी भी आयोग के कार्यालय में सबमिट करना पड़ेगा। तो इसकी डेट है 20/9/2024। याद रहे, एडवांस में एज अर्ली एज पॉसिबल आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा और उसको आयोग के कार्यालय में भेज दीजिएगा। टाइम से ना पहुंचने पर भी हमने पिछले एग्जाम्स में देखा है, पिछले इंटरव्यूज देखा है, यहाँ पे बल्क में एक दो नहीं, मतलब कई कैंडिडेट्स की कैंडिडेचर इसलिए कैंसिल हो गया है कि आयोग के कार्यालय में उस दिनांक से एक दिन बाद या 2 दिन बाद पहुंचा और इतने के लिए कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर्म को भर लीजिए और फॉर्म को भरने के बाद में आप इसको आयोग के कार्यालय में भेज दीजिएगा। ना यहाँ पे आपको यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो हमारे पास एक हमने टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, लर्न सर्विस मेडिकल ऑफिसर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी क्वेरीज जो डाउट्स हैं आपके वहाँ भी पूछ सकते हैं। वैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेरीज डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक मैं आपको डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। ना यहाँ पे अगली चीज़ हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, आयु की गणना जो की जाएगी 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। तो 40 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी के लिए 45 ईयर्स है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। नाउ यहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक तो बहुत बेसिक है, आपके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। सीपीएस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। बहुत बेसिक है, ये सभी को पता है। आपके पास पीजी होनी चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास सुपर स्पेशलिटी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। दिस इज समथिंग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो आपके पास होता ही है, मतलब आपके पास बेसिकली एमबीबीएस होना चाहिए, उसके बाद पीजी या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन वांछिकर्ता में एक और महत्वपूर्ण है जहाँ पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, ये है मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन अनिवार्य है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास होगा ही होगा। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव दिस थिंग, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते। इन केस आपने टेढ़े मेढ़े करके फॉर्म अप्लाई कर दिया, बाद में कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा।
नाउ अगला पॉइंट यहाँ पे रोजगार पंजीयन की बात करें तो यहाँ पे यदि आप आंध्र प्रदेश के हैं तो रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप इस समय आपके पास जॉब नहीं है तो उस कंडीशन में आपको रोजगार पंजीयन कराना होगा। जीवित पंजीयन हालांकि अनिवार्य तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मूल निवासियों को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आप प्रयास करें कि ये प्रॉपर तरीके से बनवा लें और ये 20/9/2024 है उसके पूर्व का जारी होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल यदि आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। और तीसरी है यहाँ पे यदि आप मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। नाउ अगला पॉइंट यहाँ पर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा का नियम। अब परीक्षा का नियम जो है, आपके जो इस समय एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इसमें केवल इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं फ़िलहाल। अभी हम उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखा है। बस इतना सिर्फ लिखा है कि ये 2 भाग में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक मुख्य भाग 87% होगा और एक प्राविधिक भाग 13%। तो ये बहुत बेसिक है। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश पीएससी की सारी वैकेंसीज़ में ऐसे ही चल रहा है। नाउ इसमें वैकेंसीज़ की बात थोड़ी हम कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। मेडिकल विशेषज्ञ की वैकेंसी यहाँ पे कुल है 239 वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। 239 वैकेंसीज़ में अनरिजर्व्ड की जो वैकेंसी है वो है 58 वैकेंसी। शेड्यूल कास्ट के लिए 41 है, एसटी के लिए 53 है, ओबीसी के लिए 56 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 वैकेंसी है। 239 में 31 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। अब किस हिसाब से ईडब्ल्यूएस की 31 वैकेंसी है ये भी समझ से परे है, बट यहाँ पे 10% से ऊपर ईडब्ल्यूएस को गया है। बाकी का तो आप बैकलॉग समझ सकते हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग यूजुअली होता नहीं, बट फिर भी इसमें ऐसा है। मुख्य भाग 87% में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ओबीसी का जो है वो कम हो जाता है, ओबीसी का 14% हो जाता है और बाकी जो है जो ओबीसी का 14% हो जाता है और बाकी 13% प्रोविजनल में चला जाता है। तो ये चीज़ें इस तरह से बनाई गई हैं। एनीवे तो ये है वैकेंसी आपकी मेडिकल स्पेशलिस्ट वाली। बाकी यदि हम बाकी डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें, बाकी डिपार्टमेंट का ही प्रोसेस सेम है, उसकी वैकेंसीज हम जल्दी से देख लेते हैं। यदि आप बाकी डिपार्टमेंट के हैं, यदि आप रेडियोलॉजिस्ट के हैं तो इस कंडीशन में 38 वैकेंसी हैं और यहाँ पे 38 में से 9 वैकेंसी अनरिजर्व की हैं, 6 शेड्यूल कास्ट की है, 9 शेड्यूल ट्राइब की, 9 ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस की हैं। तो कुल 38 वैकेंसी यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हो गई। इसके अलावा यदि आप गायनोकोलॉजी के हैं तो गायनोकोलॉजी के लिए जो वैकेंसी है वो ये है, 207 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं आपके लिए। और 57 वैकेंसी इसमें अनरिजर्व की हैं। एससी के लिए 32, एसटी के लिए 48, ओबीसी के लिए 42 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 वैकेंसी हैं। तो ये किसके लिए है? ये है गायनोकोलॉजी के लिए। इसके अलावा पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट की यदि हम बात करें तो इनके लिए जो वैकेंसीज़ है उसमें देखें तो 159 वैकेंसी 159 वैकेंसीज़ हैं पीडियाट्रिक के लिए। इसमें 42 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 20 एससी के लिए, 40 एसटी के लिए, 34 ओबीसी के लिए और 23 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का मैं दिखा देता हूँ आपको वैकेंसीज़ कितनी हैं। हालांकि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे यदि आप इन केस आप सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं तो 267 वैकेंसी आपके लिए है टोटल। इसमें अनरिजर्व की 64, एससी के लिए 49, 65 एसटी के लिए, 55 ओबीसी के लिए, 34 ईडब्ल्यूएस के लिए। और लास्ट में है एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की वैकेंसी की बात करें, कुल 175 वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए जारी किया गया है। इसमें अनरिजर्व के लिए 45 हैं, एससी के लिए 31 हैं, एसटी के लिए 40 हैं, ओबीसी के लिए 37 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आपको जारी किया गया प्रॉपर तरीके से। तो ये रहा आपका एनेस्थीसिया। तो ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी इस तरह से आई हैं, तो आप वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी वैकेंसी हैं। नाउ अगला पॉइंट यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जो डिस्कस करना ज़रूरी है आपके लिए, कि यदि आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो आपको 2024-25 का जीवित प्रमाण पत्र आपके पास अनिवार्य है, होना चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। नाउ लुक एट दिस वन। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे श्रेणी राजपत्रित प्रथम श्रेणी है, मतलब क्लास 1 गैजेट ऑफिसर है। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट की जितनी वैकेंसी हो सारी क्लास 1 में है। और यहाँ पे अस्थायी जरूर लिखा है, प्रोविजनल होता है बट बाद में परमानेंट हो जाता है। यहाँ पे स्केल बहुत इंप्रेसिव है, 15,600 का बेसिक है, 6600 ग्रेड पे है। मतलब हमारे यहाँ जो एसडीएम होता है उसका भी ग्रेड पे 5400 होता है, बट योर ग्रेड पे विल बी 6600। काफ़ी इंप्रेसिव पे स्केल है। अब देखिए यहाँ पे बाकी शैक्षणिक अर्हता पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको अलग से डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि लुक एट हियर, चयन प्रक्रिया क्या होगी।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। चयन प्रक्रिया में लिखा हुआ है चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। तो अभी पहले यहाँ पे उन्होंने जो प्लानिंग किया है, चयन में सिर्फ इंटरव्यू होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु तो आमंत्रित किया जाएगा, मतलब 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना हर एक कैटेगरी से बुलाया जाएगा, यदि अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। यदि मान लो उपलब्ध नहीं तो जितने भी हैं उतने बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे मान लो संख्या बढ़ जाती है, जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ऑलराइट, अब शॉर्ट लिस्टिंग में आपको प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मूला आप देख लो कि शॉर्ट लिस्टिंग में जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहेगी। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ये है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इसका वेटेज अलग अलग चीज़ों का वेटेज रहेगा, उसके हिसाब से 50 नंबर हैं, 50 में से जितने नंबर आपके आएंगे उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में आएंगे। देखो 12वीं में जितने आपके परसेंटेज हैं उसको 10 अंक मानते हुए उसका 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा, है ना। मान लो आपके 80% हैं, 10 में से आपके 8 नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो MBBS में परसेंटेज है ना, तो उसका 25 का वेटेज है। जैसे मान लीजिए आपके जितने ही परसेंटेज हैं तो 25 के हिसाब से वो वेटेज बना दिया जाएगा, 25 आपका पूर्णांक हो जाएगा। बाकी थीसिस कार्य जो आपने किया होगा उस कंडीशन में थीसिस कार्य में 10 में से उतने नंबर मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता केवल उसी विधि में जिसमें विशेषज्ञ हेतु आवेदन किया गया है, फेलोशिप है, सर्टिफिकेट कोर्स है, DNB है, PG डिप्लोमा, तो वहाँ पे आपको 5 नंबर में उतने अंक दिए जाएंगे, है ना। मतलब आपके पास यदि ये है तो 5 अंक दिए जाएंगे, मतलब ये बेसिकली सभी को ही मिलने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे कुल 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर में आपके जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में आएंगे, है ना। यदि कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, यदि कैंडिडेट्स कम हैं तो उस कंडीशन में तो सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो सभी को बुला लिया जाएगा। लेकिन यदि कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और 5 गुना से ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ये फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नाउ वैसे यूजुअली होता नहीं, सभी को बुला लिया जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हमारे यहाँ PG वाले हैं नहीं। नाउ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं, इंटरव्यूज़ में यहाँ पे देखिए 100 नंबर का होगा और इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि जो अनारक्षित के लिए 41% मार्क्स लाना पड़ेगा और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए, दिव्यांगजन के लिए 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इंटरव्यू में आपको इतने मार्क्स लाने ही होंगे। यदि आप इतने से कम लाते हो तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार कुछ डिपार्टमेंट ने बड़ा अजीबोगरीब तरीके से नंबरिंग की थी, जैसे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जो लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिले थे, 80, 82, 84 ऐसे नंबर मिल रहे हैं। लेकिन बाकी जो SC, ST, OBC के बच्चे थे उनको 40, 42, 46, 48 ऐसे नंबर मिले थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा मुझे महसूस हुआ, हालांकि मैंने उसको बाद में डिस्कस भी किया था और ये भी कहा था कि इंटरव्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई सेड। तो वो चीज़ें एक तरीके से कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, तो आई एम श्योर कि MPPSC इस बार ऐसा नहीं करेगी, दिस व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। बट यहाँ पे देखा जाए तो आपको बेसिक आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए इंटरव्यू की, ऐसा नहीं कि आप जाके ऐसे बैठ जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाना होगा, अदरवाइज कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको इंटरव्यू में फेल किया गया है और उन्हें फिर जॉब नहीं मिली है। तो आपको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी जैसे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यूज़ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तो आपको अपने फील्ड का पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने अपने बजट में कुछ विशेष चीज़ों का प्रावधान किया है, जैसे सिकल सेल एनीमिया काफ़ी चर्चा में है, तो उसको 2047 तक इरेडिकेट भी करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे आते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं कि हमारे यहाँ स्पेशली जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें स्पेशली रिमोट एरियाज़ में डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते, कभी कभी सिक्योरिटीज़ का इशू होता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन द पास्ट, पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे टर्मिनोलॉजीज में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, इसको कैसे बेहतर आप कर सकते हैं, मैटरनल मोर्टलिटी रेट क्या होता है, इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। ये तो आपके फील्ड से जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि पैनल में 3 लोग होते हैं, एक तो चेयरमैन हो गए, वो MPPSC के मेंबर होते हैं या तो चेयरमैन, इसके अलावा 2 स्पेशलिस्ट आपके होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं बेसिकली। अब देखा जाए तो जो प्रोफेसर्स हैं आपकी फील्ड के वो तो आपसे क्वेश्चन आपकी फील्ड के पूछेंगे, लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं आपके पैनल के
वो तो आपकी फील्ड के हैं नहीं। तो बेसिकली हेल्थ बेस्ड जो स्कीम्स हैं, हेल्थ बेस्ड जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, हेल्थ बेस्ड जो अभी न्यूज़ में चीज़ें हैं, वहीं से क्वेश्चन आप तौर बनते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से करना होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, आवश्यक होने पर लिखते हैं लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये लिखा है आवश्यक होने पर, है ना, उस कंडीशन में रिटन एग्जाम कराया सकता है। रिटन एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन एमबीपीएस से कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ करा सकता है। लेकिन अभी तक जो सिलेक्शन हुए हैं वो इंटरव्यू के माध्यम से हुए हैं, तो अभी आप इंटरव्यूज़ में ही फोकस करिए। रिटन एग्जाम यदि होते हैं तो ठीक है, फिर देखा जाएगा, फिर उसकी भी डिस्कस किया जाएगा, है ना। नाउ अब यहाँ पे लिखा है लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम अनुसार यथा समय आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा। तो वो चीज़ें बाद में आपको आयोग की वेबसाइट में शेयर किया जाएगा। नाउ आगे चलते हैं यहाँ पे, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। ऑल राइट, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट, ये प्रॉपर तरीके से लिखा है कि इसको कितनी छूट मिलेगी, वो चीज़ें आपको पता ही है। नाउ यहाँ पे बाद में कुछ और चीज़ें लिखी हैं, ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बहुत बेसिक सा है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई अलग चीज़ डिस्कस करने के लिए नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, इसको आप संलग्न दस्तावेजों की सूची है, इसको आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। और ये सारे दस्तावेज आपको जो व्यक्तिगत विवरण है, प्रमाण फॉर्म है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको फिल करके सबमिट करना होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एक मेडिकल ऑफिसर का टेलीग्राम ग्रुप है, लंच मेडिकल ऑफिसर, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे आके आप जो भी डाउट्स हैं इसके रिकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे हम प्रयास करेंगे रिप्लाई कर दिया जाए। हो सकता है कई बार तुरंत रिप्लाई नहीं हो पाता, बिकॉज वी आर क्वाइट बिजी। तो जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी जो लोग भी वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो बाकी लोग भी रिप्लाई कर देते हैं कई बार। तो ये है मोटी मोटी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। फ़ीस की ज़रूर बात करें, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखी है। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2,000 रुपये, बाकी के लिए 1,000 रुपये है। तो ये प्रॉपर तरीके से बताया गया है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे लगभग मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट का जो नोटिफिकेशन इसको डिस्कस किया। बाकी सबके नोटिफिकेशन इसी फॉर्मेट में है, बस वैकेंसीज़ का वेरिएशन है। तो ये लगभग चीज़ें डिस्कस कर दी गई। यदि आपके पास कोई मन में डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है हम लोग जरूर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको क्या चीज़ें दिया जाएगा, पहले बता देता हूँ। आपको जो न्यूज में है चीज़ें, हेल्थ बेस्ड स्कीम्स हों या हेल्थ बेस्ड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही हैं, या हमारे यूनियन बजट में भी हेल्थ को एलोकेशन कितना किया आता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं। तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से हम देंगे। इसके अलावा जो कभी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं हेल्थ बेस्ड इशूज़ पे, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका मॉक भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। एक मॉक आपको दिया जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपका मेडिकल का एस्पेक्ट है वो तो नहीं कवर किया जाएगा, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट फिर बुलाने पड़ेंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। यदि होता है तो हम बाद में उसको जरूर करेंगे, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो ये वाला टॉपिक है, जो आपको हेल्थ बेस्ड स्कीम्स हैं, हेल्थ बेस्ड जो जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू पूछा सकते हैं, उसको ज़रूर हम लोग उसमें कवर करेंगे। साथ में मॉक में भी जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसका मॉक आपका कराया जाएगा। तो यदि आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप, ये नंबर है 8826033084, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बेसिकली उसकी फ़ीस रखी है 1,000 रुपीज़। तो इसको आप ज्वाइन करके, पेमेंट करके आप लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, स्पेशली जो जीएस वाला पोर्शन है, जो जीके बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं, चूँकि एमपीपीएससी में जो आपके पैनल होंगे उसमें एक मेंबर ऐसा होगा जो आपके मेडिकल फील्ड का नहीं होगा, तो उनके जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको ज़रूर हम लोग उसमें तैयार करवाएंगे। तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में। डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।